नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक तुम्हारी क्षय। विषय होगा तुम्हारे सदाचार की क्षय। तुम्हारे सदाचार की क्षय का पहला भाग व्यभिचार सुनाया जा चुका है, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। भाग 2 मद्यपान, भाग 3 है असत्य, भाग 4 चोरी रिश्वत और भाग 5 तुम्हारे न्याय की क्षय। तो दोस्तों, क्रमवार हम इसको सुनते हैं। इससे पहले यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सुनते हैं। मद्यपान। शराब की मुमानियत संसार के कई प्रधान धर्म करते हैं। इस्लाम भी अपने को इसका जानी दुश्मन कहता है। शराब पीना भारी दुराचार माना जाता है, लेकिन धनिकों में पिछले 1300 साल के भीतर कितनों ने इस नियम की पाबंदी की है। बहुत जगह तो शराब की दुकानों के मालिक मुसलमान हैं। जिस वक्त मुसलमानी सल्तनतों ने शराब के खिलाफ कड़ी कड़ी सजाएं मुकर्रर की थीं, उस वक्त भी धनी लोगों को शराब पीने में बाधा नहीं होती थी। हिंदुओं में भी कितने ही संप्रदाय मद्यपान को महापाप समझते हैं, लेकिन कितनी जातियां हैं जिनके धनिक उससे बचे हुए हैं। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, जिस किसी के पास खर्च करने के लिए इफरात पैसा है बेखटक पीता है, और जात वाले टूक टूक ताकते रह जाते हैं। शराब के पीछे लाठी लेकर फिरने वाले महात्मा जी के अनुयायियों में भी कितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो भीतरी तौर पर उनके बारे में अपने गुरु से भारी मतभेद रखते हैं। चाहे मद्य निषेध की व्यवस्था देने में वह किसी से पीछे रहने वाले न भी हों। असत्य। सत्य भाषण की ओर धर्म और समाज जोर दे रहा है, और मैं मानता हूँ कि वह इतना मुश्किल नहीं है। यदि समाज में अधिक कृत्रिमता न हो तो भी सत्य भाषण आजकल कितना कठिन काम है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। इस कठिनाई की जवाबदेही है अधिकतर हमारे समाज की वर्तमान बनावट पर, जिससे सत्यवक्ता के लिए स्थान नहीं है। हमारी राजनीतिक संस्थाएं असत्य प्रचार के सबसे बड़े अड्डे हैं। झूठ का प्रयोग होता है लोगों को धोखा देने में। अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर दूसरे को धोखा देना हर एक राष्ट्र और राजनीतिज्ञ अपना परम कर्तव्य समझता है। राजनीतिक कोष में मानो झूठ बोलना पाप में गिना नहीं जाता। हमारे धर्म और समाज का सत्य भाषण पर इतना जोर व्यर्थ है, जब दूसरी ओर वही व्यक्तियों को झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। स्कूल में एक लड़का दावात तोड़ देता है। यदि वह तोड़ना स्वीकार करता है तो उसे दंड और भत्सना सहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और झूठ बोल देता है तो साफ छूट जाता है। मार पीट और दूसरे अपराधों में भी झूठ बोलने वाले ही नफे में रहते हैं। फिर कौन सत्य बोलकर दंड भोगने के लिए तैयार होना चाहेगा। ईमानदारी से काम करके आजकल पेट भर खाना मिलना मुश्किल है। सच बोलकर लोगों की मैत्री प्राप्त करना असंभव है। इसलिए तो आदमी झूठ बोलने पर उतारू होता है। आजकल की बड़ी बड़ी संपत्तियां, बड़े बड़े पद, ऊंचे ऊंचे सम्मान झूठ बोलने की निपुणता के लिए पारितोषिक हैं। कहने के सदाचार और है, करने के और। जब तक सारे समाज के संबंध में यह बात है, एक अकिंचन व्यक्ति अपने को कैसे उससे बचा सकता है।
कितनी ही जंगली जातियां हैं जो पूंजीवादी सभ्यता और संस्कृति में इससे नीची समझी जाती हैं, लेकिन उनमें झूठ बहुत कम देखा जाता है। इसका मतलब है कि सभ्यता और संस्कृति उन्नत होकर हमारे समाज को सत्य के संबंध में और नीचे ले जाती है। हमारे समाज में ढोंग आत्मवंचना को जितना भी अधिक आश्रय दिया है, उतना ही हर एक व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करने में असमर्थ है। समाज का हर एक व्यक्ति अपने लिए तो नहीं चाहता, लेकिन दूसरे को जैसे हो तैसे धोखा देकर अपना काम बनाना चाहता है। किसी का किसी के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं, जिसका परिणाम हो रहा है स्त्री पुरुष को वंचित करना चाहती है और पुरुष स्त्री को, पिता पुत्र को धोखा देना चाहता है और पुत्र पिता को। आखिर इस प्रकार की प्रवंचना अराजकता का जिम्मेवार कौन है? हमारा समाज। चोरी रिश्वत। पुराने ज़माने में चोरी के लिए लोगों का हाथ काट दिया जाता था, जान ले ली जाती थी। आजकल सजाएं कुछ हल्की हैं, लेकिन तब भी समाज की दृष्टि में चोरी भारी पाप समझी जाती है। उसके लिए सख्त कानून और ज़बरदस्त जेल खाने बने हैं। सरकार लाखों रुपया पुलिस पर खर्च करती है। बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाने वाले जज और मजिस्ट्रेट इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन क्या इससे यथेष्ट रोकथाम है? जिन लोगों को चोरी बंद करने का काम मिला है, यदि वे खुद वही काम करते हों तो उनके लिए चोरी कैसे बंद होगी? पुलिस चोरों को पकड़ने और चोरी रोकने के लिए अपने को जिम्मेदार समझती है, लेकिन चौकीदार और कांस्टेबल ही नहीं, थानेदार, इंस्पेक्टर और ऊपर के अफसर तक हाथ गरम कर देने पर तरह दे देते हैं। सभी लोग जानते हैं कि 100 में 90 थानेदार रिश्वत लेते हैं। देहात में किससे यह बात छिपी हुई है? पुलिस कुछ चोरों को पकड़ पकड़ कर जेल में भेजती जरूर है, लेकिन क्या कभी किसी ने यह हिसाब लगाया कि कितने असली अपराधियों को उसने रुपया लेकर छोड़ दिया? जनता की सरकार के कायम होने पर भी हम पुलिस के इस रवैये में कोई फर्क नहीं देखते। जब तक इस तरह रिश्वत का बाजार गर्म है, तब तक चोरी कैसे रुक सकती है? ख्याल करने की बात है कि जिन लोगों को अपने परिवार की परवरिश के लिए काफ़ी रुपया हर महीने मिल जाता है, यदि वे अवैध आमदनी से हाथ हटाना नहीं चाहते, तो भूख की पीड़ा से पीड़ित होकर चोरी करने वाले अपने को कैसे रोक सकेंगे? जेलों में अपराधी चाल चलन सुधारने के लिए भेजे जाते हैं। किसी समय दंड का अभिप्राय यंत्रणा से अपराधी को भयभीत करना था, लेकिन आज की सभ्यता की दुनिया सजा और जेल को सुधार करने का मौका देना समझती है। इन जेलों की क्या हालात है? कैदी जाकर वहां देखता है कि छोटे सिपाही से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक कैदियों के भाग में से कुछ न कुछ जरूर अपने इस्तेमाल में ले जाते हैं। 3 मन चावल में आधा मन निकाल लिया जाता है। आटे में चोकर और मिट्टी भी डाल दी जाती है। अच्छी तरकारियां अफसरों की डालियों के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं और मामूली तरकारी में से भी अच्छा भाग दूसरे ले जाते हैं और कैदियों के हिस्से में सिर्फ घास और पत्ता पड़ता है। तेल, दूध, घी, गुड़ सभी खाद्य वस्तुओं में से इस तरह की लूट है।
सिगरेट और तंबाकू को वर्जित कर सरकार कैदियों को संयम का पाठ पढ़ाना चाहती है, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ इतना ही है कि पैसे वाले कैदियों को ये चीज़ें कुछ महंगी पड़ती हैं। वस्तुतः जिस कैदी के पास रिश्वत देने के लिए पैसा है, उसके लिए जेल में सब तरह का प्रबंध हो जाता है। इस तरह के वातावरण में खाक सुधार होगा। तुम्हारे न्याय की क्षय। हमेशा से न्याय करने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। समाज और उसके नेता धनियों की तरह से गरीबों पर कितना अन्याय होता है, इसके बारे में हम कह आए हैं। दुनिया की सरकारें कितनी न्याय कर रही हैं, इसे जरा देखना है। आज की सरकारें न्यायालयों और कानून बनाने पर बहुत ध्यान देती हैं और कहा जाता है कि यह सब इसलिए कि जिसमें सबको न्याय पाने की सुविधा हो। लेकिन क्या गरीब को न्याय पाने का सुविधा है? जिस वक्त न्यायालय नहीं थे, सिर्फ पंचायतें थीं, जिस वक्त कानून नहीं थे, सिर्फ व्यवहार बुद्धि निर्णायक थी, जिस समय वकील नहीं थे, हर आदमी अपना वकील था, उस वक्त गरीब के लिए न्याय पाना अधिक आसान था। कानून न्याय समझने में आसानी नहीं पैदा करते, बल्कि भारी भ्रम पैदा करने का काम देते हैं। उनके कारण अस्पष्ट बात भी अस्पष्ट हो जाती है। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि कानून अवलंबित है व्यवहार बुद्धि कॉमन सेंस पर, किंतु आजकल तो उसका काम व्यवहार बुद्धि और निकम्मा बना देने का है। सूक्ष्म प्रतिभाएं जो समाज के हित के लिए काम तो कर सकती थीं, आज बाल की खाल उतारती कानून के अर्थ का अनर्थ करने में तत्पर हैं। झूठे मुकदमे को सच्चा और सच्चे को झूठा करने में भी अच्छे वकील की तारीफ है। आए दिन दिन दहाड़े हम सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद होते देखते हैं। कानून और न्यायालय धनी के विरुद्ध गरीब को न्याय देने में कितने असमर्थ हैं, इसके लिए दूर के दृष्टांत की जरूरत नहीं। भारत के हर एक गांव में अनेक अनेक उदाहरण मिलेंगे। मामूली अपराध की तो बात ही क्या, खून तक पचा लिए जाते हैं। जमींदार या धनी के इशारे पर आदमी मारा गया। धनी आदमी ने रुपयों का तोड़ा खोलकर डॉक्टर के सामने रख दिया। डॉक्टर समझता है 10 बरस में जो कमाएंगे वह सामने रखा है। घर आई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं, लिख देता है। दिल कमजोर था, चोट साधारण थी आदि, और मामला दूसरे से दूसरा हो जाता है। बहुत बार तो लाश को ले जाकर तुरंत जला दिया जाता है और फिर भय और प्रलोभन से गवाहियां अपने पक्ष में बना ली जाती हैं। अक्सर गरीब आदमी अदालत तक नहीं जाते। अगर धनियों द्वारा किए गए 3 खून किसी थानेदार को मिल जाए तो उसका भाग्य ही खुल जाए। वह इतना रुपया जमा कर ले कि उसकी नौकरी चली भी जाए तो भी वह जिंदगी भर चैन की बंसी बजाता रहेगा। बिहार के एक बड़े जमींदार की बात है। उन्हें लाखों की आय है, जिसे एक जाली बिल के जरिए उनके बाप ने उनके लिए प्राप्त किया। उस वक्त वे बिल्कुल तरुण थे। एक स्वजातीय गरीब लड़का उनके पास रहा करता था। एक दिन किसी बात में नाराज तरुण जमींदार ने उस लड़के पर पिस्तौल दाग दी। लड़का वहीं ढेर हो गया। लाश फुंकवा दी गई
और थाने के दरोगा को बुलाकर एक भारी रकम उनके सामने पेश कर दी गई। उस रुपए की राशि को देखकर थानेदार की आंखें चमक उठी। पीछे वही थानेदार असहयोग में नौकरी से इस्तीफा दे राष्ट्रीय युद्ध में शामिल हो गए थे। बहुत वर्षों तक हम दोनों साथ काम करते थे। हम बतलाते थे कि कैसे रात हो। रात उन्होंने मृत लड़के के बाप के गांव में जाकर वहां उसके संबंधियों को पट्टी पढ़ाई। किस प्रकार ऊपर और नीचे के अफसरों में रुपए बांटकर कानून और न्याय को अंगूठा दिखाया। खून हुआ है इसकी खबर तक अदालत में नहीं पहुंचने पाई। जिस तरुण ने अपने साथ खेलने वाले लड़के को इस तरह पिस्तौल का निशाना बनाया, वह साधारण अपराधी दिमाग का व्यक्ति नहीं हो सकता। यदि वह गरीब घर में पैदा हुआ होता तो खून के कारण फांसी पड़ने से यदि बच भी जाता तो उसका स्थायी निवास प्रांत के बड़े बड़े जेलखानों में जन्मजात अपराधियों में तो जरूर होता। लेकिन आज वह व्यक्ति प्रांत के बड़े प्रभावशाली धनिक अगुओं में है। एक दूसरे धनी जमींदार की बात है। वह अपने रोब दाब के लिए पास पड़ोस के बहुत से गांवों में मशहूर थे। कहने को तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों की राज है, लेकिन जहाँ तक उनकी जमींदारी का संबंध था, अंग्रेजी शासन का नंबर उनके बाद आता था। मामूली मारपीट ही नहीं, बड़े बड़े मुकदमों तक का फैसला वे जुर्माने लेकर कर दिया करते थे। और किसकी सामत आती कि उनके फैसले के खिलाफ थाने तक भी जाने की हिम्मत करता। उनके गांव में एक आदमी ने एक मैना पाला था। मैना आदमी की बात बोलता था। उसकी खबर जमींदार साहब को लगी। झट मैना मांग लाने को आदमी भेजा गया। गरीब ने दुनिया के अनुभव से बहुत शिक्षा नहीं ली थी। अपने प्रिय पालतू पशु पक्षी में आदमी का पुत्रवत स्नेह हो जाता है। उसी स्नेह से अंधा होकर उसने मैना को देना नहीं चाहा। यह खबर जब जमींदार को मिली तो वह अपने आग बबूला हुआ। तुरंत उसने एक पहलवान सिपाही उसे मारकर मैना छीन लाने के लिए भेजा। सचमुच गरीब को जान से खत्म कर मैना पकड़ मंगाया गया। मुकदमा अदालत तक गया और तो जरूर, लेकिन जमींदार साहब को एक दिन की हवालात तक की हवा खाने की नौबत नहीं आई। मगध प्रांत पटना गया। जिलों के जमींदार अपने अत्याचार के लिए सारे बिहार से प्रसिद्ध हैं। वहाँ एक जमींदार का संकल्प था कि जहाँ तक हो सके उनकी जमींदारी में किसी किसान के नाम काश्तकारी न लगने पाए। वह अपने हर गांव के झूठे मुकदमे चला मारपीट और दूसरे जरियों से लोगों को तंग करके उन्हें काश्तकारी से इस्तीफा देने को मजबूर करते थे। उनके एक गांव जिसका नाम अब दूर तक प्रसिद्ध हो गया है कि प्रायः सभी किसान काश्तकारी से हाथ धोकर जमींदार की शिकमी रैयत बन चुके थे। उस गांव में एक किसान का घर था जिसके पास खाने पीने के लिए काफ़ी खेत और धन था और परिवार में कई काम करने वाले जवान व्यक्ति भी थे। जमींदार को इस परिवार को परास्त करने में कई बार मुंह की खानी पड़ी। इस पर उसने प्रतिज्ञा की कि उस परिवार को तबाह करके उनके घर पर रेड न बुआएं तो नाम नहीं। अब की बार किसी दूसरे गांव के एक मरासन्न आदमी लाकर उस गांव में मरवाया गया और उस परिवार के व्यक्तियों पर खून का मुकदमा चलाया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि जानबूझकर सही सलामत आदमी का खून किया गया है।
पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान लिए। घर के सभी सयाने पुरुष जेल में बंद कर दिए गए। मुकदमा लड़ने में घर की संपत्ति स्वाहा हो गई। आदमियों को लंबी लंबी कैद की सजाएं हुई। घर में सिर्फ स्त्रियां रह गईं और उनमें से भी अधिकांश भूख और बीमारी के कारण कुछ ही वर्षों चल बसी। मकान मरम्मत के बिना गिर पड़ा और उसके ऊपर बोए रेड को कुछ साल बाद मैंने खुद अपनी आंखों देखा। यह है आज के कानून की करामात और आज के न्याय का नमूना। न्याय सत्ता और सुलभ नहीं है, बल्कि जबरदस्त शत्रु के मुकाबले में वह दुनिया का सबसे महंगी चीज है। वह इतनी खर्चीली चीज है कि धनी आदमी हारते हारते भी गरीब को उजाड़ देता है। बिना स्टाम्प का पैसा दिए तो गरीब अदालत में दरख्वास्त भी नहीं दे सकता, और फिर स्टाम्प ही तो काफ़ी नहीं, वहाँ चाहिए वकील और मुख्तार को फीस, पेशकार और सरिश्तेदार को नजराना, अर्दली और चपरासी को भेंट। जबरदस्त प्रतिद्वंदी बड़े बड़े वकीलों को बड़ी बड़ी फीस देकर रख लेता है। यदि तुमने किसी टुटपुजिया वकील को खड़ा किया तो बने मुकदमे के भी बिगड़ जाने की संभावना हो जाती। घर जमीन बेचो, जेवर बंधक रखो, जैसे भी हो रुपया खर्च कर मुकदमे की पैरवी करो। अगर मुकदमा दीवानी में है और एक ही है तो फौजदारी मुकदमों की तो संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। मारपीट चराई याद के कई मुकदमे साथ साथ ही फौजदारी अदालत में भी चल रहे हैं। मुंसिफ के यहाँ से यदि फैसला पक्ष में हुआ तो सब जज के यहाँ अपील हुई। वहाँ से भी यदि किस्मत ने मदद की तो हाई कोर्ट, उसके बाद प्रिवी काउंसिल। फौजदारी मुकदमे में अलग चल रहे हैं। यदि हर इजलास में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो तुम्हारी जीत भी हार में बदल जाती है। यह तो हुआ तब जबकि हाकिम लोग ईमानदार हों, लेकिन आजकल के हाकिम में कितने हैं और जल्द से जल्द धनी बनना पसंद नहीं करते। जिसे 250 माहवार तनख्वाह मिलती है वह भी चाहता है पास में मोटर रखना, वह भी चाहता है कि उसकी स्त्री शहाना ठाठ में रहे, उसके लड़के लड़कियां शाहजादों शहजादियों के कान काटे, इसके महल में राजमहल का समा दिखाई पड़े। उत्सव और त्योहारों में वह खर्ची का जबरदस्त सबूत दे सके। बच्चों के पढ़ाने लिखाने में खर्चीले से खर्चीले स्कूल और कॉलेजों की तलाश करे। ब्याह शादी में बड़े बड़े तिलक दहेज दे और दोनों हाथों असरफियों लुटाए। उसकी पार्टी में बड़े से बड़े हाकिम और रईस शामिल हों, जिनके लिए देसी और विलायती सब तरह के सुंदर से सुंदर भोजन परोसे जाएं। आजकल के हमारे हाकिमों की जब ये हार्दिक लालसाएं हैं तो रुपए की चमचमाहट उन्हें क्यों न अपनी ओर आकर्षित करेगी। अगर किसी को रिश्वत लेने में संकोच होता है तो या तो उसके लिए वह काम है अथवा भेद छिपा लेने की कठिनाइयां होंगी। अनौचित्य के ख्याल से रिश्वत से आज आने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जिलों के छोटे मोटे अधिकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट के जज तक रिश्वत लेते पाए गए हैं और इसे मुकदमा लड़ने वाली जनता खूब जानती है। छोटे और बड़े लाटों तक घोड़दौड़ के घोड़े कीमती हार तथा दूसरी बड़ी बड़ी भेंटों को देखकर अपना काम बनाया गया है। एक रियासत के खिलाफ कई जबरदस्त प्रमाण जमा हो गए थे। रिकॉर्ड के अधिकारी को इकट्ठा कुछ लाख रुपए दे दिए गए और दूसरे दिन देखा गया कि वे सारे
प्रमाण गायब हैं। राज तो आजकल है थैली का, शासन पर अनुशासन उसका है जिसके पास धन है। कानून बनाने वाले वे ही हैं जिनके पास तोड़े हैं। इंग्लैंड के थैली वाले हिंदुस्तान के मालिक हैं। वे कभी ऐसे कानून बनने देना पसंद नहीं करते जिससे कि उनकी थैली पर हाथ पड़ने पाए। देश और विदेश में यातायात के साधन जहाज और रेलें इसी दृष्टि से संचालित की जाती हैं। भारत की रेलों का एक अलग महकमा बना दिया है, यह ख्याल करके कि कहीं भारतीय राजनीतिज्ञों का दबाव उस पर न पड़ने लगे। कानूनों की भरमार है। हर साल हमारे देश में सैकड़ों कानून बनते और सुधरते रहते हैं, लेकिन वह इसलिए नहीं कि मनुष्य ईमानदारी से कमाई अपने संपत्ति का अपने आप उपभोग कर सके। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि कैसे धनिकों के हित के लिए चलते इस शासन की सहायता के लिए कुछ और काबिल दिमाग आदमी खरीदे जा सकते हैं। कैसे कुछ और चिल्लाने वाली जमातों का मुंह बंद किया जा सकता है। काबिल दिमागों को सरकारी बड़े बड़े पदों पर सिर्फ इसलिए नहीं नियुक्त किया जाता कि वे अपने योग्यता से जनता को फायदा पहुंचाएं, बल्कि इसलिए कि वे चिरकाल से स्थापित स्वार्थों को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायता करें। सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरियों में लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहों और अस्थायी जीविका के लिए दौड़ते हैं। यदि सरकारी धन को इंसाफ के साथ वितरण करना ही है तो उसके बड़े हकदार हैं गरीबों की संतानें। लेकिन हम क्या देखते हैं, गरीबों की संतानों के लिए तो पहले पढ़ना ही मुश्किल है। पढ़ लिख कर योग्यता प्राप्त करने पर भी बड़ी नौकरियां के लिए अपेक्षित सिफारिशें वे जमा नहीं कर सकती। परिणाम यह हो रहा है कि हर तरह की बड़ी बड़ी नौकरियों में लखपतियों करोड़पतियों के बड़े बड़े जमींदारों और राजा नवाबों के लड़के भरे पड़े हैं। ICS, IPS, IMS आदि अधिकारियों की सूची को उठाकर देखिए तो मालूम होगा कि देश के धनी जमींदारों, महाजनों और प्रभावशाली राजनीतिज्ञों के लड़के ही हैं। पिता लाखों का मालिक है, एक रियासत का बड़ा मंत्री है और लड़का सरकार के एक विभाग का सेक्रेटरी। अखिल भारतीय सरकारी अफसरों में ही नहीं, प्रांतीय बड़ी बड़ी नौकरियों में भी उन्हीं की जगह मिली है, जिनमें अधिकांश के पास जीविका के अन्य सर्वत्र साधन हैं। जब सरकार के चलाने वाले ये बड़े बड़े कर्मचारी धनिक श्रेणी से आए हैं तो धनी गरीब के मामले में ये अपनी श्रेणी के स्वार्थ के विरुद्ध काम करेंगे। यह कब संभव हो सकता है? अंग्रेज अधिकारियों के बारे में पिछड़े 150 वर्षों तक तजुर्बा हमें बताते हैं कि जहां काले गोरे का सवाल होता है वहां वे न्याय को ताक पर रख देते हैं। कितने ही अपराधी भारतीय अंग्रेजों को ठोकरों और गालियों के शिकार हुए, लेकिन कितने मुकदमों में खूनी को फांसी की सजा हुई। साहेब की ठोकर से मरे आदमी की तिल्ली डॉक्टरी जांच से बड़ी पाई गई। यही न्याय का अभिनय हम धनी और गरीब के मामले में न्यायाधीश के पद पर आरूढ़ धनिकों की संतानों द्वारा किया जाना देखते हैं। जमींदारों और किसानों, मजदूरों और मिल मालिकों के झगड़े में जो कड़वा तजुर्बा हमें मिल रहा है उससे मालूम हो रहा है कि उनकी सहानुभूति हमेशा धनिकों की ओर रहती है। मारपीट और बलवे की तैयारी सबसे ज़बरदस्त जमींदारों की ओर से होती है। अपनी जीविका के छीन जाने के भय से किसान शांतिमय तरीके से उसका विरोध करते हैं, लेकिन सभी जगह देखा जाता है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट किसान को ही अपराधी ठहराते हैं।
और उन्हीं के ऊपर दफ़ा 107 या दफ़ा 144 की कार्रवाई की जाती है। आंखों से साफ देखा जाता है कि जमींदार ने बलवा करने में कोई कसर उठा नहीं रखी, तो भी उसके एक आदमी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक जगह का हमें ताज़ा तजुर्बा है। जमींदार ने पीड़ितों से पीढ़ियों से जोतते आते किसानों से उसके खेत को छीनना चाहा। किसान सोचने लगे कि यदि खेत निकल जाएंगे तो बाल बच्चे जिएंगे कैसे। उन्होंने मार खाकर भी खेत छोड़ना नहीं चाहा। जमींदार ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। किसान की रिपोर्ट को थानेदार लिखना नहीं चाहते थे। थानेदार ने जमींदार के पक्ष में होकर कुछ किसानों पर शांति भंग का आरोप करके मजिस्ट्रेट को लिख दिया। फौजदारी अदालत को अपना फैसला कब्जे को देख कर देना चाहिए। मजिस्ट्रेट को जमींदार की बातों से सच्चाई का पता लग गया। किसान चिल्लाते ही रह गए कि चलकर देख लिया जाए, खेत पर कब्जा हमारा है। 200-400 बीघे जोतने वाले आदमी चौथाई और पचैया एकड़ में अलग अलग फसल नहीं बोएगा। लेकिन मजिस्ट्रेट को वहां जाने की ज़रूरत नहीं मालूम पड़ी। उससे झट उन पर दफ़ा 144 लगा दिया। ऊपर के अफसर ने भी बार बार प्रार्थना करने पर भी खेत को देखना पसंद नहीं किया और मजिस्ट्रेट के फैसले को बहाल रखा। सब तरफ से न्याय का रास्ता बंद देखकर किसानों ने शांतिमय सत्याग्रह की शरण ली। दिन मुकर्रर हुआ। पुलिस और हाकिमों को मालूम था कि जमींदार की तरफ से मारपीट की ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। वे यह भी जानते थे कि किसान पर हालात में शांत रखना चाहते हैं। उनको यह भी मालूम हो चुका था कि जमींदार के हाथी इस युद्ध में खास तौर से भाग लेने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। निश्चित दिन पर हाथियों के साथ कई सौ आदमी लाठी गणासे के लिए एकत्र हुए। किसानों की ओर सिर्फ थोड़े से निहत्थे सत्याग्रही जनता को खास तौर से बहुत संख्या में से आने के लिए कहा गया था। किसान सिर्फ 11 खेतों की तरफ बढ़ते हैं। हाथियों और लठधारी जवानों को देखकर जमींदार सत्याग्रहियों पर हमला करने के लिए खेत पर पहुंचता है। पुलिस की अधिक संख्या का वहां पता नहीं। गिरफ्तारी के बाद जब सत्याग्रही पुलिस की हिरासत में थे तब जमींदार के आदमी ने एक सत्याग्रही पर लाठी प्रहार किया। सिर से खून की धार बहने लगी। प्रहार करने वाला आदमी उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सरकारी अधिकारी उसे छोड़ देते हैं। अंधा भी देखकर यह कह सकता था कि मारपीट की सारी तैयारी जमींदार की ओर से हुई थी, लेकिन उसके एक भी आदमी को न तो पकड़ा जाता और न उसे ऐसा करने पर रोका जाता। उसके लठैत सरकार की ओर से कानून को अपने हाथ में ले लेने के लिए आज़ाद छोड़ दिए गए थे। एक दूसरे जमींदार का किस्सा है जो बतलाता है कि धनियों के सामने न्याय और कानून की कितनी दुर्गति होती है। वे नहीं चाहते थे कि किसानों को अपने खेत में काश्तकारी का हक मिले। बहुत दिनों से किसान खेत जोतते आ रहे थे। सर्वे में लाख कोशिश करने पर भी काश्तकारी लग ही गई। जमींदार ने मामले, मुकदमे और जोर जुल्म की तैयारी की। किसान जानते कि उनमें ज़बरदस्त जमींदारी से लड़ने में उखड़ जाएंगे, इसलिए अधिकांश ने जाकर अपने इस्तीफे की रजिस्ट्री कर दी। मैंने पुलिंदे उन रजिस्ट्रीशुदा इस्तीफों को देखा और देखते वक्त मैं सोच रहा था कि इन गरीबों के लिए न्याय क्या माने रखता है। यदि जरा भी न्याय पाने का उन्हें भरोसा होता तो
अपनी और अपनी संतानों की जीविका के साधन इन खेतों से वे इस्तीफा क्यों देते? जुए को कानून के खिलाफ समझा जाता है, लेकिन घुड़दौड़ की बाजी क्या है? क्योंकि उससे बादशाह तक के घोड़े शामिल होते हैं, इसलिए घुड़दौड़ का जुआ हलाल है। और बड़े बड़े लॉटरियां क्या जुआ नहीं है? छोटे मोटे जुए तो पुलिस की संरक्षता में अक्सर होते हैं। बड़े बड़े जुओं के संरक्षण का भार तो राज्य के सूत्रधारों के कंधे पर है। यही न्याय है? आश्चर्य।